व्हाट्सअप गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, क्लियर है, ऑडियो वीडियो ऑल गुड। परफेक्ट है सर, क्या बात है। चलो 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 सर, आ जाएंगे जल्दी जल्दी। आज हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 5 को पूरा पूरा रिवाइज करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। मैं एक बार हमारे शेड्यूल को देख लेते हैं हम लोग कि शेड्यूल के हिसाब से क्या चीजें बराबर से चल रही है क्या। तो देखो, आज का है बेटा यहाँ पे फ्राइडे, अगर मैं बात करूं 4 अप्रैल फ्राइडे को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 5 एब्सोल्युटली परफेक्ट हमारी स्पीड चल रही है। ठीक है, ओके। चलो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हमारी सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर की टीम है। मैं दोनों जगह आपको लॉ को पढ़ाता हूं बेटा। फाउंडेशन के अंदर बिजनेस लॉस और इंटरमीडिएट के अंदर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस को पढ़ाता हूं। बहुत ही शानदार हमारे चाहे फाउंडेशन हो या इंटर, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स इस बार हमारे जनवरी 25 में रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो मई 25 में अभी बच्चे अटेम्प्ट दे रहे हैं और जो सितंबर 25 में देंगे, आपका भी रिजल्ट एकदम खतरनाक होना चाहिए। इन रिजल्ट्स को बीट करना चाहिए आपने, राइट। चलिए, ओके दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। एक डेढ़ घंटे के, एक घंटे से 1 घंटे 15 मिनट के बीच में अपने को समय लगेगा इस चैप्टर को पूरा पूरा कंप्लीट करने के लिए, राइट। ओके, सबसे पहले तो सर समझते हैं ब्रीच का मतलब क्या होता है। तो देखो, ब्रीच का मतलब होता है फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उसे ब्रीच बोला जाता है। सर एग्जांपल देके बताओ ना, मैंने आपको वादा किया कि मैं आपको फोन बेचूंगा, आपने मुझे वादा किया आप मुझे पैसा दोगे। अगर आपने पैसा नहीं दिया, मैंने आपको फोन नहीं दिया, दोनों में से कुछ भी एक हुआ, तो इसे बोला जाता है ब्रीच। ब्रीच ब्रीच क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से मुझे। ब्रीच 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 क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से। ब्रीच ब्रीच ब्रीच, राइट। ओके, देखो, तो सर ब्रीच का मतलब होता है फेलियर ऑफ अ पार्टी। जब एक पार्टी फेल हो जाए, क्या हो जाए बोलो, जब एक पार्टी फेल हो जाए, किससे फेल हो जाए, अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने से। अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने से जब एक पार्टी फेल हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उसे कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के ब्रीचेस हो सकते हैं। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से। सर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा क्या होता है बेटा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है बोलो, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। जैसे देखो सर, एक पार्टी ने मान लो वादा किया है, जैसे मैंने है ना बेटा, मैंने यहां पर वादा किया किसको, सावन को। किसको वादा किया, सावन को, है ना। चलिए आइए, मोहब्बत बरसा देना तू सावन। खैर आओ यहाँ पे ध्यान दो। तो 10 तारीख को मैंने वादा किया उस सावन को कि सावन में तुम्हारे घर पे पेंट करूंगा। क्या कहा मैंने, बोलो। सावन में तुम्हारे घर पे पेंट करूंगा। अब 7 तारीख को क्या होता है, 7 तारीख को बेटा मैं है ना, समझना, मैं इंडिया के बाहर चले जाता हूँ बेटा। मैं बढ़िया फोटो डाल रहा हूँ, वैके मोड ऑन, 1 मंथ वैकेशन मोड, ऐसा कुछ कुछ डाल रहा हूं मैं। तो मुझे जरा एक बात बताइए, क्या समय से पहले, यानी कि ड्यू डेट थी 10 तारीख, क्या ड्यू डेट से पहले, अगर ड्यू डेट से पहले मैं ऐसे इंडिकेशन दे रहा हूं कि मैं क्या नहीं करूंगा, 10 तारीख वाला कॉन्ट्रैक्ट को मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, या मैं सावन को फोन करके बोल देता हूं सॉरी सावन, मैं 10 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, और मैं फोन कब कर रहा हूं, 10 तारीख के पहले कर रहा हूं। कब कर रहा हूं बोलो, 10 तारीख के पहले कर रहा हूं। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है बोलो, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, देखो, when promiser refuses altogether to perform his promise और सिग्निफाइजेस इज अनविलिंगनेस। एक तो प्रोमिसर मना कर दे या वो बता देता है अपने अनविलिंगनेस के बारे में, और कब कब कब, देखो, बिफोर द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव। तो जो टाइम फॉर परफॉर्मेंस है ना, वो आने से पहले, वो आने से पहले अगर वो मना कर देता है
कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा, तो इसे बोला जाता है एंटीसिपेटरी। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? इसे बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं बोलो? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो एंटीसिपेटरी है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप बोल के बोलो यानी कि ओरल रिटर्न हो सकता है, या ये इंप्लाइड तरीके से भी हो सकता है। जैसे 7 तारीख को मैंने फोन करके बोला कि सावन में कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभा पाऊंगा, तो इसे स्पोकन। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो रिटर्न। और इंप्लाइड मतलब मैंने बोलता है ये ना सर, मैंने इंस्टा के ऊपर फोटो अपलोड कर दिया और उसके नीचे कैप्शन डाल दिया 1 मंथ वैके मोड ऑन, तो उससे इंप्लाइड समझ में आ गया कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट को निभाने वाले हैं क्या? नहीं सर, इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब देखो इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होगा। सर इसके इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। क्या कहा मैंने बोलो? जो एंटीसिपेटरी ब्रीच है ना, इसके इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट ये होता है बच्चा, ओ बच्चा, पहला इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट ये होता है कि एक तो 7 तारीख को ही, 7th को ही बेटा सावन जो है ना वो क्या कर दे? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। क्या कर दे बोलो? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। सावन बोलेगा अच्छा आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाने वाले हो 10 तारीख को, जाओ मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता हूं, और मुझसे तुरंत क्या क्लेम कर ले? डैमेजेस, यानी कि जो भी नुकसान हो रहा है सावन को वो मुझसे तुरंत क्लेम कर ले। क्या कर ले बोलो? वो मुझसे तुरंत क्लेम कर ले बेटा। ये पहला पॉइंट ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 10 तारीख तक सावन बोलेगा इंतजार करते रहूंगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस की, है ना। मतलब क्या कि मैं इंतजार करूंगा 10 तारीख तक का, और 10 तारीख को दो चीजें हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा कौन? सावन। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो सावन यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करके अब मुझसे डैमेजेस क्लेम कर लेगा। समझे क्या बात को? तो लॉ क्या कहता है? दो प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो 7 तारीख को ही कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कैंसिल कर दे और डैमेजेस को क्लेम कर ले सामन, या दूसरा वो 10 तारीख तक का इंतजार कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ओपन रखेगा। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को निभा दिया, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया तो वो एक्सेप्ट करेगा। पर मैंने, ओ बेटा, मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म किया तो ऐसे केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके क्या मुझसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। बट इसमें एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है समझो। देखो 7 तारीख को मैंने मना किया, 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। इसी के बीच में अगर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, चैप्टर नंबर 4 में अपन ने पढ़ा था सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो अगर इसी के बीच में सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। क्या हो जाएगा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। और उस केस के अंदर डैमेजेस क्लेम कर पाएगा क्या सावन? नहीं सर, उस केस में डैमेजेस भी नहीं क्लेम कर पाएगा सावन। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जैसे मोदी जी 8 तारीख को आते हैं और कहते हैं कि आज से पूरे देश भर में कोई भी पेंट नहीं मारेगा, समझना बात को, नो वन विल पेंट देयर हाउस, ऐसा बेटा किसने बोला? मोदी जी ने बोला। तो ऐसे सिचुएशन में अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था मेरे और सावन के बीच का, ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, और अब सावन मुझसे क्या डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है, ऐसा यहां पर बोला गया। देखो इफेक्ट, सबसे पहले टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड sue the other party for damages from the breach of contract, या immediately without waiting till the due date of performance। ठीक है ना? यस। या दूसरा, ही में इलेक्ट नॉट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, बट इसको ऑपरेटिव मानना और वेट टिल द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि 10 तारीख तक, एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, और देन उसके बाद दूसरे पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना नॉन परफॉर्मेंस के लिए। बट इस केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी एज वेल, और खुद के लिए भी। द गिल्टी पार्ट है ना, एंड द गिल्टी पार्टी इफ सो डिसाइड्स ऑन रिकंसिडरेशन कैन स्टिल परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब गिल्टी पार्टी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है क्या? हाँ, लेकिन ध्यान रखना सर यहां पे है ना सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एडवांटेज मिल सकता है। क्या कहा मैंने बोलो? सर इसके अंदर ना सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एडवांटेज मिल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एडवांटेज मिल सकता है। क्या कहा मैंने बोलो? इसके अंदर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एडवांटेज मिल सकता है। क्या आप बात को समझे? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, है ना? यस।
तुमने क्या कहा? तुम लोगों ने ये कहा कि एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर सर दो चीजें हो सकती है। सबसे पहला क्या हो सकता है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके तुरंत डैमेजेस को क्लेम कर लो, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव मानूं। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, नहीं किया तो अवॉइड करके डैमेजेस ले लो, पर उसमें सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का एडवांटेज मिल सकता है दूसरे पार्टी को, ऐसा यहां पर कहना है। समझे क्या बात को? यस। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके साथ यहाँ पे, किसके बारे में बात करेंगे? मैं मान लो बात करूंगा भूवेश के बारे में। ये भूवेश को भावना पसंद है, एग्जाम्पल ये भूवरी पसंद है इसको, ठीक है ना, भूवेशी। ये भूवेश को कौन पसंद? भूवेशी पसंद। अब ऐसे केस के अंदर, लेकिन समझिए भूवेश और भूवेशी की डिसाइड हो गया है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा मान लो दिसंबर के महीने में शादी करेंगे, लेकिन समझना अक्टूबर के महीने में भूवेशी मना कर दे शादी करने से, या भूवेश ने भूवेशी को मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ देख लिया, क्या नाम है अपना, अपने सावन के साथ ही देख लिया, तो मुझे एक बात बताइए, भूवेश बोलेगा बस अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, तो एक तो भूवेशी ने मना किया, या सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि भूवेश खुद से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच कहा जाता है। पर एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या होगा? एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है बेटा जिस समय शादी हो रही थी, शादी के मंडप से उठा के लेके गए भूवेशी को किसी ने, तो उसे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मतलब क्या? ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये ड्यू डेट के ऊपर होता है। हाँ, ये ड्यू डेट से पहले होता है, ये ड्यू डेट के ऊपर होता है, ये ड्यू डेट से पहले होता है, ये ड्यू डेट के ऊपर होता है। समझे क्या आप बात को? ऐसा। तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो थ्री इडियट्स का सीन नहीं है क्या बेटा? करीना कपूर को भगा के ले जाते, वो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो, तो इसे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और दूसरी पार्टी क्या डैमेजेस क्लेम कर सकती है? क्या? बिल्कुल बिल्कुल डैमेजेस क्लेम कर सकती है। डन डना डन डन। यस। अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ डैमेजेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? काइंड्स ऑफ डैमेजेस के बारे में। अब देखो डैमेजेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला मैं आपके साथ बात करूंगा नॉमिनल डैमेजेस। ये जो नॉमिनल डैमेजेस है इसका मतलब क्या है समझो। जैसे कि छोटा बच्चा होता है बेटा, अब मान लो छोटा बच्चा ऐसा, यहाँ पर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको हल्की सी माइक की लग गई तो भी वो बोंबलना चालू कर देगा, है ना, जस्ट टू ड्रॉ अटेंशन आजू बाजू वालों का। समझ रहे क्या आप बात को? है ना। तो अब एक्चुअल में उसको लगी है क्या? नहीं लगी, पर फिर भी वो बोमलता है, फिर भी वो रोता है क्या? हाँ सर रोता है वो। फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, या उसके साथ जो भी होगा वो क्या करता, ऐसे इसको मारेगा, देख इसको लग गई है, रो रहा है बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लकड़ी को आपने ऐसा मारा, अब क्या रोएगा वो? पर बच्चा शांत हो जाता है क्या? हाँ सर हो जाता है। तो वैसा ही होता है नॉमिनल डैमेजेस। एक्चुअल में यार नॉमिनल डैमेजेस के अंदर किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। किसी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। बट मैं आपको एक बात बताऊं क्या, यहां पर क्या हो रहा है सर, इसके अंदर बस पार्टी क्योंकि वो तकलीफ में है, उसको डैमेज हुआ है, तो उसको बोलेंगे पकड़ रहे 1 रुपया, पकड़ रहे 100 रुपया, पकड़ रहे 50 रुपया, 150 रुपया पकड़ और शांत हो जा। समझे क्या? इसे बोला जाता है नॉमिनल डैमेजेस। तो देखो, nominal damages are awarded where plaintiff has proved that there has been breach of contract। तो plaintiff prove करे कि यहाँ पे breach of contract है, but in fact he has suffered, but देखो but in fact he has not suffered, क्या कहा बोलो? He has not suffered any real damage, but कोई भी actual damage हुआ है क्या? नहीं सर नहीं हुआ है। तो जस्ट टू एस्टैब्लिश अ राइट ऑफ डिक्री, कि बस वो जीता है करके उसको एस्टैब्लिश करने के लिए उसको 10 पैसे 1 रुपया, ये पहले के जमाने में, आज के इसमें 100 रुपया 50 रुपया 25 पैसे, ऐसा 25 रुपया अपन ऐसा दे देंगे क्या? हाँ सर दे देंगे, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? नॉमिनल डैमेजेस। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? नॉमिनल डैमेजेस। डन है। राइट। यस। चलिए आइए अब अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। सर अगला पॉइंट देखो क्या बोला जा रहा है। अगला पॉइंट यहां पर बात करता है प्रीफिक्स डैमेजेस को लेके। किसको करता है बोलो जल्दी से मुझे? प्रीफिक्स डैमेजेस को लेके, ठीक है ना। आ जाइए सर, ये प्रीफिक्स डैमेजेस का क्या मतलब होता है समझना। प्रीफिक्स डैमेजेस का मतलब होता है ऐसा डैमेजेस जो आप पहले से क्या करके रखते हो, जो आप यहां पर पहले से डिसाइड करके रखते हो। क्या करके रखते हो बोलो? जो आप यहां पर पहले से डिसाइड करके रखते हो। समझे क्या आप बात को? मतलब क्या?
जैसे पार्टीज जो है बेटा वो पहले से डिसाइड कर सकती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, अगर मैंने तोड़ा तो, अगर आपने तोड़ा तो आप मुझे 1,000 रुपए देना। तो इसे प्रीफिक्स डैमेजेस बोला जाता है। अब प्रीफिक्स डैमेजेस के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक तो लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी। जब मान लो दोनों पार्टी ने ऐसा अमाउंट तय किया है बेटा जो एक्चुअल में एक पार्टी को लॉस सफर करना पड़ेगा। मतलब क्या, देखो मान लो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, हमने डिसाइड किया है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो आपको मुझे 1,000 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि 1,000 रुपए एक्चुअल में मेरा लॉस होने वाला है कुछ, है ना। मतलब एक रीजनेबल एस्टिमेट हम लोग फिक्स करते हुए चल रहे हैं लॉस के लिए, तो उस प्रीफिक्स अमाउंट को लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलेंगे। पर जब हम अमाउंट को आर्बिटरीली कुछ भी फिक्स कर देते हैं कि जो भी पार्टी ब्रीच करेगा उसको लाख रुपए देना पड़ेगा, जानबूझ के दूसरे पार्टी को डराने के लिए, तो ऐसे केस में उसे बोला जाता है पेनल्टी। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, पेनल्टी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले टॉपिक के अंदर चर्चा करने वाले हैं, बट स्टिल प्रीफिक्स डैमेजेस मतलब ऐसा डैमेजेस जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही फिक्स कर देती है, और वो डैमेजेस अगर ऐसा फिक्स किया जाता है जो एक्चुअल डैमेजेस से मिलता जुलता होगा तो उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। बट आर्बिटरीली मतलब कुछ भी आपने फिक्स कर दिया, उठा सुठा के जो मन में आया वो डाल दिया, तो उसे बोला जाता है पेनल्टी। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से मुझे, उसे बोला जाता है यहाँ पर पेनल्टी। ठीक है ना, आ जाइए। चलो अब देखो अगला। अब मैं बात करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वाले पॉइंट को लेके। सर अगला पॉइंट है विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस के बारे में। किसके बारे में, बोलो, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस के बारे में। समझे क्या आप बात को। अब सर ये विंडिक्टिव एंड एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय विंडिक्टिव एंड एग्जेम्पलरी डैमेजेस। तो देखिए सर, विंडिक्टिव एंड एग्जेम्पलरी डैमेजेस का मतलब ये दो ही केसेस के अंदर अलॉट हो सकते हैं। पहला, जब किसी पर्सन ने वादा किया कि वो शादी करेंगे बट उन्होंने शादी नहीं किया, तो इसमें इंजुरी टू हिज और हर फीलिंग्स होंगी, तो ऐसे केस में विंडिक्टिव डैमेजेस दिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐश करके एक व्यक्ति है बेटा, ऐश ने वादा किया सल्लू से कि मैं तुमसे क्या करूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। अब सल्लू ने क्या किया, ये इसके बारे में सबको बता दिया। क्या किया बोलो, इसके बारे में सबको बता दिया। बट बाद में एक्चुअल में जब शादी की बारी आए बेटा, तो ऐश कैची काट के चले जाए। तो मुझे जरा एक बात बताइए, इस सिचुएशन के अंदर होगा क्या। सर इस सिचुएशन के अंदर सलमान जो है ना, वो ऐश्वर्या से क्या कर सकता है सर, विंडिक्टिव डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो, विंडिक्टिव डैमेजेस क्लेम कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि देर में भी, देखो कब अवॉर्ड किया जा सकता है, जब आपने किसी पर्सन को शादी का वादा किया बट आपने उस शादी के वादे को नहीं निभाया, तो उस केस के अंदर यहां पर विंडिक्टिव डैमेजेस का खेला हो सकता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ऐसा यहां पे बोला गया है। और इसके अलावा दूसरा देखो क्या, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। अब जैसे देखो हुआ क्या, मान लो मैं बात करूंगा मुकेश अंबानी के बारे में। मुकेश अंबानी आए थे बेटा कहां पर, मेरे कंपनी में आए थे, आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड। उसमें मुझे 5,000 रुपए आए, पानीपुरी वगैरह खाए सपरिवार, और वो जाड़ी ने बहुत सारी पानीपुरी खाए बेटा अनंत अंबानी ने, है ना। तो ऐसे इसमें उसने मुझे 5,000 रुपए का, समझना, अनंत अंबानी ने मुझे 5,000 रुपए का चेक दे के गया, और मुकेश अंबानी जी ने उसको साइन करके दिया बेटा। अब देखो क्या, ये जो मुकेश अंबानी जी है ना, इनका बैंक अकाउंट है बेटा एसबीआई में। ठीक है, मेरा बैंक है, मान लीजिए मेरा बैंक है एचडीएफसी में। मैं अपने बैंक को क्या करता हूं, मैं अपने बैंक को चेक देता हूं, और चेक देने के बाद मेरी बैंक जाती है एसबीआई के पास और बोलती है 5,000 रुपए दे दो। अब एसबीआई का लंच ब्रेक चल रहा था बेटा, उन्होंने कुछ ध्यान वान नहीं दिया किसका चेक है और क्या है, और उसको बाउंस कर दिया। बोले नहीं अकाउंट में पैसे, जाओ जाओ जाओ, बोले, है ना। मेरे पास फोन है एचडीएफसी वालों का कि आपने जो चेक दिए थे मुकेश अंबानी जी का, वो बाउंस हो गया। अब आपको तो पता है बेटा अपनी दुकान कितनी चलती है, ऐसे हजारों में लोग खड़े रहते वहां पे पानी पूरी खाने। तो ऐसे इसमें मैंने बोला कि क्या मुकेश अंबानी का चेक बाउंस हो गया, और सभी लोगों ने ये बात सुन ली। बेटा लोगों ने आईजी यहाँ पे स्टॉल पे सुनी, स्टॉल नहीं सॉरी कंपनी में सुनी, और कंपनी से पूरे इंडिया में फैल गई बात कि मुकेश अंबानी का 5,000 रुपए का चेक बाउंस हो गया। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी बेटा वो कार में घूमता है, ऐसे काले काले कलर के विंडोज होते हैं उसके, क्यों, क्योंकि चेहरा नहीं दिखा सकता ना। 5,000 का चेक बाउंस जो हुआ है बेटा, कैसे दिखाएगा चेहरा अपना। तो ऐसे केस के अंदर मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, ये जो मुकेश अंबानी का अकाउंट है ना,
इसमें तो बेटा 50 लाख करोड़ का बैलेंस था, पर ये 5,000 का चेक बाउंस हुआ किसके गलती के कारण? एसबीआई के गलती के कारण। पर मुझे एक बात बताइए, नाम किसका खराब हुआ? नाम खराब हुआ मुखिया का। किसका खराब हुआ बोलो ना? नाम खराब हुआ मुखिया का, बराबर। अब तो इसलिए लॉ कहता है कि मुकेश अंबानी क्या कर सकता है? एसबीआई से विंडिक्टिव डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। मतलब क्या? जब कोई बैंकर से गलती हो जाए और वो रॉन्गफुली चेक को डिसऑनर कर दे, जबकि चेक के अंदर पैसा था, बैंक के अंदर पैसा था, तो इस सिचुएशन में बिजनेसमैन को अपना नाम, अपना क्रेडिट उसको दांव पर लगाना पड़ता है। और उसको जो डैमेज हो सकता है, उसको कोई एक्चुअल डैमेज ना हो, बट उसके नाम का नुकसान उसे हुआ हो, तो उसके लिए दिया जाता है एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस। क्या दिया जाता है बोलो? एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस दिया जाता है। समझे क्या? है ना? देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फॉर एनी रॉन्गफुल डिसऑनर बाय बैंकर of his customer's check, because in this case injury due to wrongful dishonor to the drawer check is so heavy that it causes loss of credit of reputation to him। इससे मुकेश अंबानी का रेप्यूटेशन गया बेटा। हो सकता है उसको एक्चुअल में बैंक अकाउंट में कोई घाटा नहीं हुआ हो, बट उसका क्या रेप्यूटेशन गया क्या? यस। तो बिजनेसमैन उस क्रेडिट इज सफर्ड, इसे मिलता है क्या? एग्जेम्पलरी डैमेजेस उसे मिलते हैं। इवन इफ ही हैज सस्टेन नो पेक्यूनरी लॉस, हो सकता है उसने एक भी पेक्यूनरी लॉस, एक्चुअल लॉस उसने सस्टेन नहीं किया हो, बट फिर भी क्या उसे यहाँ पर डैमेजेस मिलेंगे क्या? यस। बट अ नॉन ट्रेडर कैन नॉट गेट हेवी डैमेजेस। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेसमैन नहीं है, जिनको कोई जानता ही नहीं है बेटा, तो उनको क्या यहाँ पर कोई बहुत भारी नुकसान वगैरह मिलेगा क्या? नहीं। समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कृष्णा प्रजापत ने मेरे को चेक दिया, इसका बाउंस हो गया बेटा, है ना? तो कृष्णा प्रजापत का कैसा बहुत नाम है क्या? अभी 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 बाद में बन जाएगा, पर अभी नाम है क्या? नहीं। तो जब अभी नाम नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर लॉस मिलेगा क्या कृष्णा को? नहीं सर, नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो नॉन ट्रेडर है, यानी कि नॉन बिजनेसमैन है, उनको सर जनरली इतना पैसा नहीं मिलता है डैमेजेस का, ऐसा यहाँ पर लॉ कहता है। ऐसी बातचीत यहाँ पर की जा रही है। होप तो आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब हम लोग चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, और जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन से हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। सर ऑर्डिनरी डैमेजेस के अंदर क्या आता है? सर देखो, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पार्टी वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, तो जो भी जहां पे दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और वो टूट जाता है, मतलब कि पार्टीज ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती है, तो पार्टी जो सफर करती है, जो क्या करती है बोलो? पार्टी जो, अरे, जो सफर करती है इस ब्रीच के कारण, वो दूसरे पार्टी से कंपनसेशन मांग सकती है फॉर लॉस या डैमेज जो भी उसको कॉज हुआ हो, जो नेचुरली अरोज हुआ हो बेटा फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या जो पार्टीज को पहले से पता हो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाया तो इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इसे क्या बोला जाता है सर? इसे कहा जाता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। एक बात ध्यान रखना, ये रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस के लिए डैमेजेस दिया जाता है क्या? नहीं सर, नहीं दिया जाता है। ये जो डैमेजेस पे होते हैं, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो डैमेजेस आते हैं उसके लिए होते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान देना, सुनना। मान लो ए ने बी से वादा किया, क्या वादा किया? कि ए बी को बॉटल सप्लाई करेगा पानी की, कितने रुपए में? 10 रुपए में। और बी इस बॉटल को सी को बेचेगा कितने रुपए में? 12 रुपए में। तो और बॉटल्स कितनी थी? 1,000 बॉटल्स थी बेटा। कितनी बॉटल्स थी बोलो? 1,000 बॉटल्स थी। मुझे बताइए इसमें बी का प्रॉफिट कितना होने वाला है? 2,000 रुपए का बी का प्रॉफिट होने वाला है। अब कैसे निकला? सिट्टी पिट्टी गुल तो नहीं होगी, है ना? 2 रुपए की मार्जिन इंटू 1,000 बॉटल्स, 2,000 रुपए बेटा, बराबर। यस, ओके। अब देखो होता क्या है कि ए ने बी को सप्लाई नहीं किया बॉटल। अब बी ने ये बॉटल को, सुनो, बी ने ये बॉटल को मार्केट से खरीदा, कितने में? 11 रुपए में मार्केट से खरीदा, और 12 रुपए में सी को बेचा। मतलब बी का प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000 रुपए बी का प्रॉफिट हुआ। मुझे जरा एक बात बताना, बी क्या यहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर सकता है क्या? जवाब है हाँ सर, कर सकता है। कितना रुपया कर सकता है? तो देखो, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 1,000 बॉटल, यानी कि 1,000 रुपए वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। ओके। अब दूसरा एग्जांपल,
सर मान लो ए, वही वाला ए ने बी को वादा किया कि मैं तुम्हें 1000 बॉटल्स बेचूंगा 10 रुपए के रेट से, बी ने सी से कहा कि मैं तुम्हें 1000 बॉटल्स बेचूंगा 12 रुपए के रेट से। अब मान लो ए बॉटल सप्लाई नहीं करता है, जिसके कारण बी भी बॉटल सप्लाई नहीं कर पाया सी को। तो बी क्या अब ए से ये बोल सकता है तुम मुझे 2000 रुपए दे दो डैमेजेस के लिए? नहीं सर, नहीं बोल सकता है। बी यहां पर लॉस ऑफ प्रॉफिट को क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट को निभाया होता और कुछ उलट सुलट प्राइस पर निभाया होता तो जितना भी डिफरेंस होता वो ए से क्लेम कर लेता। बट क्योंकि बी ने ही कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाया तो वो ए से डैमेजेस मांग पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं मांग। क्या कहा मैंने? बोलो। नहीं सर, नहीं मांग पाएगा। समझ पा रहे हैं क्या आपको? अरे बोलिए ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? है ना? यस। मतलब सर अगर आप ये कह रहे हो कि बी को एक्चुअल में नुकसान होना चाहिए आपसे डैमेजेस क्लेम करने के लिए, अगर बी को एक्चुअल नुकसान नहीं हुआ है तो क्या वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है क्या? इसका जवाब है नहीं सर, वो डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकता। बी ये नहीं बोल सकता तुम्हारे यहाँ पर बॉटल नहीं देने से मेरा 2000 रुपए का लॉस हुआ प्रॉफिट का, मेरे को वो पैसा दो। ऐसा बी यहाँ पर नहीं बोल सकता ए को, ना जी ना, ये नहीं चलता है। समझ गए आप बात को? इसे बोला जाता है केस। अच्छा, इसके अंदर ये कौन सा है? केस लॉ है, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल का केस है। कौन सा केस है बोलो? हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल का केस यहाँ पर है। अब इसमें क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। इस केस लॉ के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट होता है बेटा, जैसे आटा चक्की के अंदर एक ऐसा डंडा होता है जिससे पट्टा बंधा होता है। अब आई डोंट नो कि आप कितने लोग आटा चक्की में गए या नहीं गए, तो ऐसे इसमें वो जो डंडा घूमता है उससे वो पट्टा घूमता है और मशीन चलती है, खर खर कर कर मशीन घूमती है। अब ये जो क्रैंकशाफ्ट है ना, ये टूट गया। अब क्या हुआ, जो आटा चक्की वाला उसने क्रैंकशाफ्ट को सुधारने दिया बेटा, और ट्रांसपोर्टर को बोला तुम लेके जाओ। अब ट्रांसपोर्टर उसको पहुंचाने में डिले कर देता है और लाने में भी डिले कर देता है। तो ऐसे केस के अंदर ये जो लाने में डिले किया उसके कारण लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, क्या मैं क्लेम कर सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन जब इसने सुधार करके लाया ना, फिर भी वो टूटा ही हुआ आया, तो अब मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा इसको रिपेयर करने का, या जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैंने बेयर किया उसका, क्योंकि वो मुझे एक्चुअल नुकसान हुआ है वो वाला, है ना? जो प्रॉफिट मुझे नहीं हुआ, क्या कहा मैंने बोलो? जो प्रॉफिट मुझे नहीं हुआ, जो प्रॉफिट मुझे नहीं हुआ, मैं उसको क्लेम कर सकता हूं क्या? नहीं सर, मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता सर, ऐसा यहां पर बोला गया है। डन 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 डन, बोलो बोलो बोलो। यस सर, चलिए आइए ध्यान दो। अब अब हम लोग चलेंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर। सर अगला पॉइंट देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला पॉइंट मैं बात कर रहा हूं स्पेशल डैमेजेस को लेके। ठीक है, देखो सर, ये स्पेशल डैमेजेस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेंट बाय स्पेशल डैमेजेस? क्या अर्थ होता है स्पेशल डैमेजेस का? तो देखो, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को पहले से बता देती है, पहले से उसके नोटिस में ला देती है कुछ स्पेशल सरकमस्टांसेस जो अफेक्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो ध्यान रखना इस केस के अंदर डैमेजेस के लिए ही लायबल नहीं, इसके अलावा जो स्पेशल डैमेजेस, नॉर्मल डैमेजेस के लिए तो लायबल होते ही है, पर इसके अलावा जो स्पेशल डैमेजेस है ना, उसके लिए भी लाइबिलिटी आ जाएंगी क्या? हाँ सर, उसके लिए भी लाइबिलिटी आ जाएंगी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको सब चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो सर, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू मुझे क्या कर, तू मुझे गुड्स सप्लाई कर। क्या कर? गुड्स सप्लाई कर। अब ए को जो है ना बेटा, ए को बेटा आगे सप्लाई करना था गवर्नमेंट को, ठीक है ना, गवर्नमेंट को। वैसे ए को इस गुड्स को आगे बेचने पर नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है वो होता है मान लीजिए 2000 रुपए का। पर क्योंकि इस बार वो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा था तो एक एबनॉर्मल प्रॉफिट उसको होने वाला था इस बार 5000 रुपए का। अब देखो, अगर ए ने, समझना, अगर ए ने बी से ये बोला कि मुझे गुड सप्लाई करना, आगे मुझे कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई करना है, अदरवाइज मेरा नुकसान हो जाएगा, सिर्फ ए ने इतना बोला होता तो ए को कितना पैसा मिलेगा? 2000 रुपए ले पाएगा वो बी से, क्योंकि उसने स्पेशल सरकमस्टांसेस के बारे में बता दिया कि आगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे अपने वाले एग्जाम्पल में वो बॉटल वाले केस में बेटा, अगर बी ने ए को बता दिया होता कि आगे मेरे को 12 रुपए में बेचना है, तो यहां पर फिर बी ए से क्लेम कर पाता कितना? 2000 रुपए। अगर बता दिया होता तो क्लेम कर सकता। पर देखो,
अगर ए सर बताता है बी को कि मुझे गुड्स टाइम से सप्लाई करना क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को सप्लाई करना है जिसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट होने वाला है 5,000 का, तो इस केस में स्पेशल डैमेजेस कहता है कि आप बी से कितना पैसा क्लेम कर सकते हो, 5,000 रुपया आप क्लेम कर सकते हो स्पेशल डैमेजेस के। कितने क्लेम कर सकते हो बोलो जल्दी से मुझे, 5,000 रुपया आप क्लेम कर सकते हो स्पेशल डैमेजेस के। समझेगा डिफरेंस। मैंने ये कहा कि सिर्फ ए ने बी को इतना बताया होता कि आगे मुझे सप्लाई करना है, प्रॉफिट होने वाला है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्लेम कर सकते। पर ए ने बी से बताया होता कि नहीं नहीं मुझे टाइमली सप्लाई करना, आगे मुझे गवर्नमेंट को सप्लाई करना है, मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, ये एग्जैक्ट बातें बताई होती तो क्या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 5,000 रुपए भी क्लेम कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर क्लेम कर सकता है। डन 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 डन, यस सर। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस अपना होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 74 के ऊपर जो बात करता है पेनल्टी एंड डैमेजेस को लेके। सर सेक्शन नंबर 74 कहता है कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट जिस समय बन रहा हो ना बेटा, उसी समय आपने डिसाइड कर लिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जो भी पार्टी ब्रीच करेंगी कॉन्ट्रैक्ट का उसको एक स्पेसिफिक सम को पे करना पड़ेगा या एक अमाउंट को पे करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोला जाता है सर? उसे बोला जाता है पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस या प्रीफिक्स अमाउंट उसे कहा जाता है। समझे क्या आप बात को? यस ओके। अब इसके अलावा ध्यान देना, देखो, if the sum named in the contract amount is paid in case of breach, the aggrieved party is entitled to receive from the other party reasonable compensation not exceeding the amount so named। इसका मतलब है कि अगर पार्टी ने पहले से फिक्स करके रखा है कोई अमाउंट, तो उस केस के अंदर पार्टी दूसरे पार्टी को डैमेजेस तो मिलेंगे, पर वो डैमेजेस वो प्री फिक्स अमाउंट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो, ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो जो भी पार्टी ब्रीच करेंगी उसको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। तो लॉ क्या कहता है, मान लो जैसे ए ने ब्रीच किया तो ए को बी को देना पड़ेगा 10,000 रुपए या कम, जितना भी बी को एक्चुअल नुकसान होता है उतना। ठीक है, आओ अब देखो, अब इसके अंदर दो प्रकार की चीजें डिवाइड हो गई। एक होता है बेटा इंग्लिश लॉ, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना बेटा, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है, पर अपन ने जब इसको इंडिया में अडॉप्ट किया 1949 में प्रोविजंस में, तो अपन ने कुछ कुछ जगह चेंज कर लिए। नहीं तो लोग बोलते थे तुम तो एज इट इज कॉपी कर लेते हो करके, है ना? तो ऐसा नहीं लोग बोलने चाहिए, इसलिए अपन लोगों ने क्या किया, इंडियन लॉ में कुछ बदलाव किया। ठीक है ना, छुटुर पुटुर कुछ कुछ चेंजेस किया। तो पहले पढ़ेंगे इंग्लिश लॉ में क्या बोला गया और फिर पढ़ेंगे इंडियन लॉ में क्या बोला गया। तो देखो इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ कहता है कि जो सम फिक्स करके रखा है आपने कॉन्ट्रैक्ट में, एक तो हम उसको इंटरप्रेट करेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस या हम उसको इंटरप्रेट करेंगे पेनल्टी। अगर सम जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो प्री एस्टिमेटेड जेन्युइन प्री एस्टिमेटेड है, मतलब जेन्युइनली उतना ही नुकसान होने वाला है जो आपने पहले से फिक्स करके रखा है, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाता है ना। लेकिन अगर ऐसा समझना, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे हम ये मानेंगे कि पार्टीज दूसरे को कंपनसेट करना चाहती है नुकसान को और ये अमाउंट बिल्कुल रिकवरेबल होता है। लेकिन अगर जो सम आपने फिक्स किया ये अगर अनरीजनेबल पाया गया या ये ऐसा अमाउंट फिक्स किया जिससे आप दूसरे पार्टी पर जोर जबरदस्ती कर रहे हो कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ओ नहीं तो 10,000 रुपए तुम्हारे चले जाएंगे, मेरा नुकसान तो 1,000 रुपए का ही है, 100 रुपए का ही है, पर तुम्हें 10,000 रुपए देना पड़ेगा। मतलब आप टेररम क्रिएट कर रहे हो, डर क्रिएट कर रहे हो दूसरे पार्टी के मन में कि झक मार के तू कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करिच, अदरवाइज लंबा चौड़ा तुम्हें डैमेजेस लगेंगे। तो इसे पेनल्टी बोला जाता है और पेनल्टी के केस में इसको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है और एक्चुअल पार्टी जो है वो केवल और केवल एक्चुअल लॉस जितना ही क्लेम कर सकती है। मैं बहुत आसानी से मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो इंग्लिश लॉ के अंदर जो भी आपने अमाउंट फिक्स किया है, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 आपने अमाउंट फिक्स किया है, अब मान लो अगर ये डिसाइड होता है कि ये तो रीजनेबल अमाउंट है कि एक्चुअल में पार्टी को 10,000 का नुकसान होने वाला है, तो इसे लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलेंगे और पूरा के पूरा 10,000 का जो अमाउंट है ना ये रिकवरेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? रिकवरेबल हो जाता है। ठीक है ना? यस। अब देखो यहां पर, लेकिन बच्चों, लेकिन बच्चों अगर ये अमाउंट डिसाइड होती है पेनल्टी, क्या होती है बोलो बाबू? अगर अमाउंट डिसाइड होती है पेनल्टी, तो लॉ क्या कहता है कि हम आपको 10,000 रुपए फिर पे करेंगे क्या? नहीं, फिर हम आपको एक्चुअल जितना भी डैमेज हुआ है, जितना भी आपका एक्चुअल डैमेज हुआ है
100 रुपया हुआ है, 200 रुपया हुआ है, 500 रुपया हुआ है, 1000 रुपया हुआ है, उतना पैसा आप क्लेम कर पाओगे, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, ओके। तो इंग्लिश लॉ का कहना है कि सर जो अमाउंट फिक्स है, एक तो रीजनेबल, देखो सर रीजनेबल अमाउंट फिक्स हो गया, मान लो मेरा खर्चा 9800 ही हो रहा है, पर 10,000 रीजनेबल अमाउंट है, तो मैं बोलूंगा पूरा 10,000 रिकवरेबल। पर मेरा खर्चा तो सर 100 का ही है और डिसाइड 10,000 कर रखा है, तो उस केस में इसे पेनल्टी बोलेंगे, और जितना खर्चा हुआ ना उतना ही आप रिकवर कर सकते हो, उससे ज्यादा आप रिकवर कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते हो। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 जल्दी से, मुझे डन डना डन डन है ना। चलिए आइए, अब मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट वाले केस के ऊपर चलूंगा। अगला केस देखो क्या बोल रहा है, अगला बात कर रहा है इंडियन लॉ के बारे में। सर इंडियन लॉ का क्या कहता है? अरे भैया, हमको ये पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस ये हमको नहीं समझता, हम दोनों के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते। ये कहते हैं कि जो कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, वो रीजनेबल कंपनसेशन ही अवार्ड करेगा, चाहे पेनल्टी हो या लिक्विडेटेड डैमेजेस हो। इसका मतलब है भले ही आपने फिक्स करके रखा है कितना भी अमाउंट, बट कोर्ट जो है केवल और केवल आपको रीजनेबल अमाउंट ही पे कराएगा, आपको उस रीजनेबल अमाउंट से ज्यादा पे कराएगा क्या? कभी पे नहीं कराएगा। एक बात ध्यान रखना, रीजनेबल कंपनसेशन ओनली अप टू द सम मेंशन देयर इन, बस उतना ही रिकवर होता है, उससे ज्यादा रिकवर नहीं होता। और सर मान लो अगर कोई पेनल्टी वगैरह यहाँ पे मतलब पेनल्टी मिलने वाली है क्या? कुछ 1 रुपए की भी पेनल्टी नहीं मिलेंगी। मतलब देखो इनका इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जो आपने अमाउंट फिक्स कर रखा है ना, तो जैसे 10,000 रुपए अमाउंट फिक्स कर रखा है, अब ऐसे केस में अगर मान लो अमाउंट रीजनेबल होता है, जैसे रीजनेबल अमाउंट पाया गया कि आपका 9,000 रुपए हो रहा है, तो हम आपको कितना पे करेंगे? 9,000 रुपए। और रीजनेबल अमाउंट आपका 11,000 रुपए हो रहा है, तो हम आपको पे कितना करेंगे? 10,000 रुपए, जितना आपने फिक्स किया है। ठीक है, ओके। सर लेकिन अगर पेनल्टी निकल जाती है, तो पेनल्टी के केस में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, मतलब कि 0 रुपया यहाँ पे मिलने वाला है इंडिया लॉ के अनुसार। किसके लॉ के अनुसार? बोलो, इंडियन लॉ के अनुसार। लेकिन इनका कहना है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उस केस के अंदर फुल अमाउंट रिकवरेबल होगा, उस केस में ये पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस को नहीं देखा जाएगा। मतलब क्या समझो, जैसे देखो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट लिया, 1,000 करोड़ का मैं उनको रोड बना के दूंगा, जिसके लिए मैंने उनको 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड साइन करके दिया कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभाता हूं तो आप ये 100 करोड़ के बॉन्ड को एक्सरसाइज कर लेना और आप मेरे से डैमेजेस ले लेना। अब देखो होता क्या है, मैं ना 909 मैं 995 करोड़ का बहुत अच्छा रोड बना लेता हूँ, सब कुछ अच्छा कर लेता हूँ, पर 5 करोड़ के रोड में मेरे से गड़बड़ हो जाती है, तो सर इस 5 करोड़ के गड़बड़ के लिए गवर्नमेंट आपसे 100 करोड़ का डैमेज ले सकती है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है, वो ले सकती है। मतलब सर यहां पर रीजनेबल डैमेजेस और वो पे ना 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 ना, गवर्नमेंट के केस में नहीं भैया। बाकी आप किसी के केस में कुछ भी करो, गवर्नमेंट के केस में आप कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट के केस में आप नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट है, देखो एक्सेप्शन वेयर एनी पर्सन गिव्स बॉन्ड टू द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी or act in which public is interested on the breach of condition of any such instrument, he is liable to pay whole sum therein। क्या बोला यहाँ पे बताइए सर? पूरा के पूरा पैसा मिलेगा क्या? हाँ सर, पूरा के पूरा पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। गवर्नमेंट बोल रही है हम लॉ बना रहे हैं, हम ही से, मतलब हम ही से आप मचा रहे हो, मतलब बहुत ही हो जाएगा ये तो, है ना। हम लॉ बना रहे हैं, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, राइट, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, आइए चले क्या आगे बढ़े, क्या बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही? तो लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक करो चलो जल्दी से। आपको बताए जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना होता है वो लाइक तो करते ही है लेक्चर को, ये तो आपको पता है ना बेटा। फिर चलो चलो जल्दी से लाइक, जल्दी जल्दी। आ जाओ। अब सर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं समझना, ध्यान देना एकदम बढ़िया से ना, खतरनाक पॉइंट है भी। देखो, पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन, जो भी पार्टी राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करती है वो दूसरे पार्टी से क्या डैमेजेस क्लेम कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। इसके अलावा सर और भी ब्रीच, मतलब जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए और भी रेमेडीज है। अब अपन ने ऑलरेडी डैमेजेस वाला पॉइंट पढ़ चुका है, अब अपने को बाकी पॉइंट्स पढ़ना है, जैसे कि
एक पॉइंट है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसेशन का मतलब होता है कैंसलेशन। यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था ना, कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो कैंसल, आपके एक पार्टी के पास एक और रेमेडी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। डैमेजेस एक प्रकार की रेमेडी है, उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना यानी कि रेसेशन करना, ये भी एक प्रकार की रेमेडी होती है। ओके, अब देखो, अब मैं बात करूंगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में और इंजंक्शन के बारे में, दोनों के बारे में साथ में बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। आ जाओ, इसके अंदर मैं एकदम बहुत बढ़िया वाला आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे देखो, पीपी सर की बेटा क्या थी, पीपी सर की यहाँ पर शादी थी, ठीक है ना। यस, पीपी सर की शादी थी, तो उन्होंने बोला यार आईजी सर ही क्या बनेंगे, आईजी सर ही सिंगर बनेंगे मेरे शादी के अंदर, तेरा 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 सुरूर, है ना। यस, ऐसा मैं आपको पता है, अपनी आवाज एकदम ऊंची बेटा, है ना, एकदम कोकिल कंठी, है ना। चलिए आइए, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, उसी समय बेटा सल्लू की शादी तय हो जाती है कैट के साथ। किसके साथ बोलो, कैट के साथ। और कहते हैं आईजी सर अगर आपने मेरे शादी में गाना नहीं गाया तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। पीछे ही पड़ गया बेटा। अब मैं मरता क्या ना करता, मैंने क्या किया, मैंने सल्लू को भी हाँ बोल दिया। मैंने पीपी सर को कहा, पीपी सर मैं सल्लू के शादी में गाना गा लूंगा, वहां से जूम में अपन आपके वहां पे रिकॉर्डिंग चला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, है ना। यस, पीपी सर जो है बेटा एकदम, पीपी सर एकदम गुस्से में आ गए। पीपी सर बोले ऐसी की तैसी। पीपी सर चले गए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर बेटा। पीपी सर कोर्ट से कहते देखो, आईजी सर ने पहले मुझसे वादा किया था, पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और बाद में ये सल्लू का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो पीपी सर आईजी सर से पीपी सर कोर्ट से कहते आईजी सर को रोको, रोको क्या करने से, सल्लू के यहां पर गाना गाने से, गाना गाने से रोको। समझे क्या आप बात को, इसे बोला जाता है इंजंक्शन का ऑर्डर, जिसे स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। यूजुअली ऐसा होता है ना आजकल बेटा, कुछ भी उटपटांग हो गया तो एकदम बुलडोजर आ जाता है घर पे घर तोड़ने के लिए, है ना, ऐसा होता है। जैसे कंगना रनौत ने कुछ तो भी बोल दिया था तो उसका घर तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज दिया था। तो अब ऐसे केस के अंदर कंगना रनौत जो है ना, वो कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ला सकती है, क्या ला सकती है, उसे बोला जाता है बेटा इंजंक्शन ऑर्डर। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, उसे बोला जाता है इंजंक्शन ऑर्डर, ठीक है। यस, अब आईजी सर को तो गाना गाने से रोक दिया, मान लो ये माइक है, रोक दिया मेरे को गाना गाने से, अब क्या, है ना, जैसे सुरुरुरु, है ना, समझे आप बात को, आवाज नहीं आ रही, इसी प्रकार से रोक दिया बेटा। पीपी सर ने माइक को दबा दिया, बोले नहीं अब तो गाना नहीं। लेकिन रोक के मतलब नहीं है, पीपी सर चाहते थे कि मेरे शादी में आईजी सर गाना भी गाए, तो कोर्ट को बोलेंगे आईजी सर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब कोर्ट ऑर्डर देता है पार्टी को कि ऐसा करो, कोर्ट ऑर्डर देता है, कोर्ट ऑर्डर देता है कि ऐसा करो। समझे क्या आप बात को, तो इसे क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है बेटा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या बोला जाता है, बोलो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझे क्या आप बात को, अरे बोलिए ना जल्दी से, क्या बात को समझे क्या, है ना। यस, देखो, where damages are not the adequate remedy, जहां पे डैमेजेस सफिशिएंट रेमेडी नहीं होती है, जैसे मान लो कोई बहुत ही पुराने सिक्के है या मान लो कोई बहुत ओल्ड पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे इसमें डैमेजेस रेमेडी नहीं होती। कोर्ट यहां पर बोलेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए, यानी कि पार्टी को बोलेगा डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, क्या, यस। सूट फॉर इंजंक्शन में देखो, वेयर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म्स, फॉलो नहीं कर रहा है टर्म्स को, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा इंजंक्शन ऑर्डर, जहां पे वो उसको रोकता है कुछ करने से, ठीक है ना। तो बेसिकली बुलडोजर वालों के खिलाफ वो पर्सन जाता है और स्टे ऑर्डर लाता है कि रुक जा भाई, बुलडोजर को मत चला। जैसे अभी वो हो रहा है ना, अभी वो हैदराबाद के केस में बेटा, वो फॉरेस्ट को वो है ना क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को वो लोग वहां पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको आईटी हब बनाना है बेटा, है ना। एक से एक नासपीटे लोग हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। तो उनको फॉरेस्ट को खत्म करके वो आईटी हब बनाना चाहते हैं वहां पे। तो वहां के बेचारे जितने भी जीव जंतु है, उनके ऐसे लिटरली रोने की आवाज आ रही है कि भाई क्या कर रहे हो करके, तुम हमारा घर तोड़ रहे हो, ऐसा, है ना। तो अब फिर क्या हुआ, फिर कुछ लोग जो स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर ये बात हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया कि भाई रुको, इंजंक्शन ऑर्डर रुको, तुमने जेसीबी चलाया तो तुमको बजाऊंगा मैं, है ना, ऐसा ऑर्डर। तो फिर जेसीबी रुक गए क्या, हाँ सर रुक गए। अब वो झगड़ेंगे कोर्ट में और जो भी जीतेगा फिर अल्टीमेटली वही फैसला होने वाला है। डन 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 डन, बोलो ना जल्दी से मुझे। यस, अब देखिए क्या सर, अब हम लोग बात करेंगे क्वांटम मेरिट के बारे में। किसके बारे में, बोलो जल्दी से, लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से हो जाता है फिनिश। क्वांटम मेरिट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सर क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है समझना।
क्वांटम मेरिट का मतलब होता है ना, सुनिए, जो लागत है वो पावत है। क्या मतलब होता है बोलो? जो लागत है वो पावत है, ये क्वांटम मेरिट का मतलब होता है। इसका मतलब क्या है सर? देखो, मान लो सर ए ने बी से वादा किया। क्या किया बोलो? ए ने बी से वादा किया। ए ने बी से वादा किया यहां पर क्या करने का? कोई ना कोई सर्विस देने का। बट इन्होंने बी इसको क्या अमाउंट पे करने वाला है, इसके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। अब ए क्या करता है? सर्विस रेंडर करता है, बट कुछ पार्ट ही सर्विस रेंडर हो पाती है, और ये जो दूसरी पार्टी है ये मना कर देती है आगे सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए। पर जितना पार्ट ए का लग गया था, जितना पैसा ए के द्वारा लग गया था, क्या वो बी से क्लेम कर सकता है? क्या लॉ कहता है कर सकता है? सर एक आधा एग्जांपल दूंगे तो समझ में आएगा। देखो, अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए बेटा ये है मेरा दोस्त। दोस्त का नाम क्या है? ये मेरा दोस्त चैतन्य करके, ठीक है ना? ओके। और ये हूं कौन? ये हूं मैं, आईजी सर। चैतन्य मुझे कहता है, अब मैं कौन हूं बेटा? मैं हूं यहाँ पर बिल्डर, ठीक है ना? बिल्डर, बिल्डिंग बनाता हूं मैं। तो मैं, चैतन्य ने मुझसे कहा कि आईजी भाई मेरे लिए भी एक घर बना दो करके, ये मेरी जगह है, तुम इस पे घर बना दो, जो भी खर्चा होगा घर बनाने का वो तुम मुझसे क्लेम कर लेना, है ना? मैंने कहा ठीक है, कितने फ्लोर का घर? चैतन्य ने बोला 3 फ्लोर का घर, 1, 2 और 3, ठीक है ना? ऐसे 3 फ्लोर का घर बनेगा, नहीं G+2, ऐसे 3 फ्लोर बनाना है यहाँ पर, ठीक है? ओके, चलो आओ। मैंने कहा ओके। तो देखो, मैंने बेटा घर बनाना चालू किया। पहला फ्लोर मुझसे रेडी हो गया, दूसरा फ्लोर भी मुझसे रेडी हो गया, और उसी के बीच में चैतन्य की चैतनी के साथ शादी हो जाती है। अब उसमें ये जो चैतनी है ना, ये बहुत चालाक बेटा। ये क्या कहती है चैतन्य से? तुम मेरे वीरा को काम दो ना, जो मेरा भाई है ना, जो मेरा भाई है, जो तुम्हारे साले साहब है, उसको काम दे दो ये घर बनाने का। तुम्हारा काम सस्ते में हो जाएगा। ये आईजी तो प्रॉफिट ले रहा हूँ बीच में, पर मेरा भाई तुमसे प्रॉफिट थोड़ी लेगा। समझ रहे आप बात को? ऐसा। और चैतन्य बेचारा मरता क्या ना करता, है ना? 2 वक्त की रोटी जो खाना है उसे, तो इसलिए उसने ये काम मुझसे लेके किसको दे दिया? वीरा को दे दिया। पर आप समझना, बात को ध्यान देना, मैंने जब ये एक फ्लोर बनाया था तो इसकी कीमत 50 लाख लगी थी। जब ये दूसरा बनाया तो इसकी कीमत भी 50 लाख लगी थी। क्या मैं ये 1 करोड़ रुपए जो मैंने लगाया हूं चैतन्य के लिए, क्या मैं 1 करोड़ रुपए चैतन्य से क्लेम कर सकता हूं क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। इसे बोला जाता है क्वांटम मेरिट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? इसे बोला जाता है क्वांटम मेरिट। क्या बोला जाता है बोलो? क्वांटम मेरिट का नाम इसे दिया जाता है। मतलब सर क्या बोला कि सर ने, समझना बात को ध्यान रखना, सर ने जो अपने जेब से पैसा लगाया, मैंने जो अपने जेब से पैसा लगाया, जो पैसा लगाया, जो लागत है वो पावत है। समझे क्या? जो मैंने लगाया उतना पैसा क्या मैं क्लेम कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैं यहां पर कर सकता हूं। डन डना डन डन। बोलो 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 मुझे, डन डना डन डन। यस, देखिए, where any person has rendered service to another in circumstances which indicate understanding between them, that is to be paid although no particular remuneration in fix, will infer a promise to pay. क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व्ड। मतलब जितना मैंने सर्विस दिया हूं उतना मैं डिजर्व करता हूं पैसा। It covers a case where party injured by the breach and had time of the breach done a part but not all the work. मैंने जैसे 2 फ्लोर बनाया था बट एक नहीं बनाया था, और मैं चाहता हूं कि मुझे उसका क्या मिले? कंपनसेशन मिले। और ध्यान रखना, कंपनसेशन मुझे तभी मिलेगा जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 3 फ्लोर का बनाने का डिस्चार्ज हुआ और दूसरे पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, यानी कि चैतन्य ने। तो ऑब्जेक्ट यहां पे ये होगा कि जो पार्टी ने पैसा लगाया है उसको उतना रिकंपनसेट कर देना, मतलब कि जितना वैल्यू ऑफ वर्क उसने किया है उसको वापस दे देना। इसे बोला जाता है रेस्टिट्यूटरी बेनिफिट। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? इसे बोला जाता है रेस्टिट्यूटरी बेनिफिट कहा जाता है क्या? यस सर। तो यहां पर अपना कंप्लीट होता है क्या? क्वांटम मेरिट। तो ये था अपना पूरा पूरा चैप्टर नंबर 5, जहां पे अपन ने डैमेजेस पढ़ा, फिर काइंड्स ऑफ ब्रीचेस पढ़ा, फिर अपन ने पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस पढ़ा, फिर रेमेडीज फॉर ब्रीच में ऑलरेडी डैमेजेस कवर हो चुका था, फिर अपन ने परफॉर्मेंस और बाकी कुछ रेमेडीज को पढ़ा है क्या? यस सर पढ़ा है। और यहाँ पर पूरा पूरा चैप्टर हो जाता है आपका समाप्त।
होप सो ये रिवीजन आपको बड़ा ही मजेदार लगा हो बेटा, बड़ा ही मजा आया आपको ये रिवीजन के अंदर। रिवीजन पसंद आए तो लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करके बाद में जरूर से बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारी फाउंडेशन और सीए इंटर की टीम है बेटा, जरूर से आप अपने जूनियर्स को जो फाउंडेशन करना चाहते हैं उन्हें हमारी टीम के बारे में बताइए, और मैं चाहता हूं कि आप सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में क्लियर करके जरूर से हमारे साथ सीए इंटर पढ़े। राइट, ओके दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे टाइम टेबल के बारे में बताऊं तो देखिए कल अपना क्या होने वाला है सर, कल अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैग का यूनिट नंबर 6 है। वैसे कल छुट्टी है, बट ऐसा हो सकता है बेटा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैग का यूनिट नंबर 6 मैं कल ले लूं और संडे को मैं क्लास ऑफ कर दूं। तो प्लीज जो स्पेशल 26 का मैंने ग्रुप बना के रखा हूं उसमें जरूर से मैसेज को चेक कर लेना। अगर मैंने कल शाम का 5:30 का क्लास शेड्यूल कर दिया तो कल हम लोग यूनिट नंबर 6 को कंप्लीट कर देंगे, और फिर यूनिट नंबर और फिर छुट्टी लेंगे संडे को, और फिर 7 और 8 को मंडे ट्यूसडे को कवर करेंगे। क्या? यस सर, कवर करेंगे। राइट, ये मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, प्लीज ग्रुप को जरूर से चेक कर लेना। जो ग्रुप का पार्ट नहीं है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, स्पेशल 26 का ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसमें जरूर से ज्वाइन हो जाइए, वहां पे सारी लिंक आपको मिल जाएगी। ओके, अब जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दर्द है बेटा राइटिंग प्रैक्टिस को लेके, जिन्हें आंसर्स को लिखना नहीं आता, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपके लिए मैंने बहुत ही अमेजिंग सी चीजें क्रिएट करके रखा हूं। देखो, आपको igsir.in के ऊपर जाना है, यहाँ पे बेटा हमारी सुपर चार्ट बुक और ब्रह्मास्त्र अवेलेबल है। ये सुपर चार्ट बुक से ही मैं पूरा रिविजन करवा रहा हूं, आप यहाँ से हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। और सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होती है जिसका तुरंत आपको एक्सेस मिलता है सीए इंद्रेश गांधी ऐप पर, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, यहां पर आपको आना है फ्री रिसोर्सेज के ऊपर। फ्री रिसोर्स में सीए फाउंडेशन लॉ में जाओ, देखो यहाँ पे रिवीजन की लिंक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स की बैच ले आओ, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन है। नीचे आओगे तो क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस है, आरटीपी एमटीपी सब कुछ यहाँ पे डाल के रखा है। एक बार हमारा स्पेशल 26 हो जाए फिर हम लोग आरटीपी का डिस्कशन करेंगे, एमटीपी का डिस्कशन करेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, जो जनवरी 25 का एग्जाम हुआ है वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये लिंक बहुत कमाल की है, जहां पे राइटिंग प्रैक्टिस भी हो, और किसी बच्चे को क्वेश्चन एंड आंसर्स में दिक्कत है तो आप यहां से क्वेश्चन एंड आंसर्स को देख सकते हैं, और प्लीज कवर कीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चंस इसके अंदर कवर किया हो, तो जरूर से आप इसको चेक करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। राइट, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? है ना? यस। तो ये है पूरी पूरी डिटेल्स बेटा इस चीज की, जरूर से इसे देखिएगा, ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा ये जो हमारा बैच चल रहा है बेटा, ये स्पेशल 26 6.0 है, जिसके अंदर हम 26 सेशंस में यूट्यूब पर अल्टीमेट सी और सीए इंद्रेश गांधी, ये दो चैनल्स के ऊपर हम लोग कंप्लीट फ्री तरीके से सीए फाउंडेशन लॉ को कवर करने वाले। शाम में 5:30 बजे मैं लाइव आता हूँ। चार्ट बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप इसको igsir.in से और हमारी क्वेश्चन बैंक को भी igsir.in से ले सकते हैं। ये रेलेवेंट है मई 25, सितंबर 25 एंड जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए। स्पेशल 26 6.0 है, आप 5.0 भी देख सकते हो, जो अगेन यूट्यूब के ऊपर पूरे सेशंस अवेलेबल है। सर अगर हमें ग्रुप पे जुड़ना है तो एक तो आप मेरे सीए इंद्रेश, ये मेरा टेलीग्राम, ये मेरा इंस्टा का बेटा, ये है अपना यूजर आईडी है, आप जरूर से जाइएगा। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिखाई दे देगा, मैंने टेलीग्राम के लिंक ऑलरेडी डाल रखा हूँ, ठीक है। ओके, और अगर किसी बच्चों को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है बेटा, और 2 महीने से कम अगर एग्जाम को बचे तो आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाइए, और 2 महीने से ज्यादा एग्जाम को बचा है तो आप रेगुलर बैच के लिए जा सकते हैं। और ये दोनों बैचेस ultimatece.com के ऊपर अवेलेबल है। दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूं मैं, दोनों जगह 100% कंटेंट कवर होता है। यहाँ 140 आवर्स में होता है, यहाँ 81 आवर्स में होता है, यहाँ एक एग्जाम्पल होता है या 2 से 3 एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ क्वेश्चन बैंक पूरी सॉल्व होती है, यहाँ पर भी पूरी सॉल्व और राइटिंग प्रैक्टिस दोनों होती है दोनों जगह। सर यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं होता, यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है। सर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इस केस में हम स्पेशल 26 से आराम से रिवाइज कर सकते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। राइट, ओके, चलो, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट।